नमस्कारम फ्रेंड्स। तो चलो आज हम अपने वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एलएलपी क्या होती है और उसके साथ साथ एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये दो चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो एलएलपी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेट व्हीकल है जहां पे एक एक एंटिटी को पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स मिलते हैं और साथ ही साथ कंपनी के भी फीचर्स मिलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे दो अलग अलग एंटिटी को आप मर्ज करके एक तीसरी एंटिटी क्रिएट कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्यों अच्छा है और क्यों बेनिफिशियल है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम 2 लोग लगते हैं आपको। कितने लोग? सिर्फ और सिर्फ 2 लोग। तो 2 लोगों के साथ आप क्या कर सकते हो? एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या इसको फॉर्म करने का जो खर्चा होता है बहुत ही ज्यादा लो होता है। इसके जो कंप्लायंस होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं और कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इजी टू इनकॉर्पोरेट, इजी टू वाइंड अप फाइंड काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये है। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। इस एलएलपी को बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स अपने इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच से हम पार्टनरशिप मैनेज करते हैं उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आपके पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज और कंट्रीब्यूशन, पीएसआर, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लॉ ने आपको छूट दे के रखा हुआ है कि ये सारे जो भी मैनेजमेंट वाले पार्ट है वह आप अपने हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी क्यों नहीं करना चाहिए या फिर कंपनी एलएलपी से कैसे डिफर करती है? तो कंपनी फॉर्म ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कंप्लायंस इंटेंसिव होता है। आपने एक दो कंप्लायंस छोड़ दिया, आपको हेफ्टी पेनाल्टी लग सकती है। कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन इनकॉर्पोरेटिंग एन एलएलपी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको मेंबर्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लग जाते हैं जो एलएलपी में नहीं लगते हैं। तो ऐसे कुछ बेस्ट फीचर्स होते हैं एलएलपी के लिए। इसके लिए हम अपने क्लाइंट को बहुत बार सजेस्ट करते हैं कि सर आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करिए रादर देन इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। क्यों? कंपनी को इंटेंसिव मैनेजमेंट लगता है, बहुत सारे कंप्लायंसेस लगते हैं। एलएलपी को बहुत सारे कंप्लायंस नहीं लगते हैं, कुछ सिलेक्टेड कंप्लायंसेस है जो आपको करने पड़ते हैं। पार्टनरशिप में तो कोई कंप्लायंस ही नहीं होता है एज सच एक्सेप्ट 1 और 2 एक्ट। यस, और पार्टनरशिप में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, कुछ अपने ही डिसएडवांटेजेस होते हैं जो एलएलपी में एलिमिनेट कर दिए गए हैं। इसके लिए आपको एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली रन करना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं डिटेल में कि लॉ क्या बोलता है एलएलपी के बारे में। सो इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस लिमिटेड विद एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है। तो अगर मैंने अगर अग्री किया कि आई विल पे 1 लाख रुपी एज अ पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर की मैं लाइबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो 1 लाख इज द लाइबिलिटी। फिर अगर फर्म को कल को 5 लाख की लाइबिलिटी होती है या लॉस होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया देने के लिए। उसके बाद का जो 4 लाख रुपया है वो फर्म अपने हिसाब से मैनेज करेगी। मेरी लाइबिलिटी को मैंने क्या कर दिया है, लिमिट करके रख दिया है। यस। दूसरा है ये ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। लो कंप्लायंसेस होता है, कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम है, बेनिफिट बहुत ज्यादा है एलएलपी के। और आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आपको जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, जैसे आप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज करते हो या मैनेज करते हो, उस तरीके से आप इसको भी मैनेज कर सकते हो। इसी के साथ साथ जैसे एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, जो हमारे कंपनी का फीचर है। यस ना, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेशन के बाद से ही कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने वाले मेंबर्स और ओनर्स अलग हो जाते हैं और कंपनी दूसरे साइड पे अलग हो जाती है। तो कंपनी को हम एक ऐसा पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं और मेंबर्स को हम डिफरेंट पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वही फर्म है और जो फर्म है वही पार्टनर है। यहाँ पे आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस नहीं मिलता है। बट इन द केस ऑफ एलएलपी ये पॉसिबल है। जैसे ही आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हो, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन से अलग हो जाती है और साथ ही साथ जो एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। दे आर 2 सेपरेट लीगल एंटिटी और 2 सेपरेट डिस्टिंक्ट पर्सन, आप ऐसे इनको बोल सकते हो। दे आर नॉट वन इन द सेम। लेकिन पार्टनरशिप में यही क्या है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है।
ऐसे ही कुछ पार्टनर्स के एलएलपी के बहुत ही बेनिफिट्स है। आप डिटेल में अगर लॉ ओपन करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होते हैं एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो एलएलपी का जो पूरा इनकॉर्पोरेशन है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड है। पहला स्टेप होता है नाम रिजर्व करना, दूसरा होता है एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना, और तीसरा होता है एलएलपी का अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना और आरओसी को सबमिट करना। नाम अप्रूवल करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है वो आपका नेम रिजर्वेशन का स्टेप होता है। नेम रिजर्व करने के लिए आपको फॉर्म रन एलएलपी सिलेक्ट करना होता है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 चॉइस होती है। 2 नाम आप डाल सकते हो जो भी आपका फेवरेट है, या फिर जो चाहते हो कि नहीं मुझे यही नाम मिलना चाहिए, उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी सेट करते हो, 2 नाम के लिए अप्लाई करते हो। जब आप ये फॉर्म सबमिट करते हो तो ये फॉर्म को सबमिट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज अटैच करना। ये फॉर्म रन को सबमिट करने के लिए आरओसी को आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज अटैच करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में एलएलपी क्या काम करने वाली है, जो प्रपोज्ड एक्टिविटी है वो आपको मेंशन करना होता है। फिर ये फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का फीस देना होता है। 200 रुपए का फीस देके आप एक नाम अपने लिए रिजर्व कर सकते हो। जब आप नाम रिजर्व करते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात ऐसी होती है कि जो नाम मैं प्रपोज कर रही हूँ वो नाम किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरी एलएलपी से मैच नहीं करती है जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, या फिर अगर कोई कंपनी स्ट्रक ऑफ भी हो चुकी है या एलएलपी स्ट्रक ऑफ हो चुकी है उससे भी मेरी एलएलपी का नाम मैच नहीं करना चाहिए। मैच करता है तो क्या, आरओसी आपको रिसबमिशन रिमार्क दे देती है और फिर आपको नया नाम सबमिट करना होता है। यस। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्यों है, कभी कभी हमारे नाम में ऐसे कुछ वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी किसी ने ट्रेडमार्क ले लिया होता है, तो आप वो नाम बिना उनके अप्रूवल के यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो नाम मैं प्रपोज कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ रिजर्व करने के लिए, वो नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर नहीं होना चाहिए, ना ही किसी दूसरी एलएलपी से सिमिलर होना चाहिए, ना ही किसी स्ट्रक ऑफ कंपनी या एलएलपी से सिमिलर होना चाहिए। तो इन शॉर्ट नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। और उसी के साथ साथ नाम में ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज हुआ होना चाहिए जिसपे ट्रेडमार्क हो। ट्रेडमार्क होगा तो आपको रिसबमिशन का रिमार्क आ जाता है, फिर आपको चेंजेस करके अकॉर्डिंगली फिर से वो फॉर्म को रिसबमिट करना होता है। जब आप फॉर्म रिसबमिट करते हो तो आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, वही 200 रुपीज की पेमेंट में आप फॉर्म को रिसबमिट कर सकते हो। रिसबमिशन के बाद आपको जब नाम अप्रूव हो जाता है तो वो नाम अप्रूव होने के बाद आपके पास अवेलेबल रहता है 3 मंथ्स के लिए। कहने का ये मतलब है कि 3 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम 2 लोगों की ही रिक्वायरमेंट है। 2 लोगों के साथ आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। 2 से ज्यादा कितने मेंबर्स रख सकते हो या कितने पार्टनर्स रख सकते हो, एज सच कोई लिमिट नहीं है लॉ में, तो आप जितना चाहे उतने पार्टनर्स को रख सकते हो आपके एलएलपी में। ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन का। जैसे ही आपकी एलएलपी का नाम रिजर्व हो जाता है आपको इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। इनकॉर्पोरेशन के लिए एक फॉर्म जाता है, फॉर्म फिलिप बोलते हैं उसको। फॉर्म फिलिप जाता है, फॉर्म फिलिप में आपके एलएलपी की डिटेल्स, एलएलपी के एड्रेस की डिटेल्स, पार्टनर्स का एड्रेस डिटेल, पार्टनर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको फॉर्म फिलिप में सबमिट करनी होती है। वो जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या या फिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है जो फॉर्म फिलिप में जाती है। ठीक है। जैसे ही आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दिए हैं तो आपको फॉर्म फिल होके डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में डीएससी लगानी होती है। डीएससी लगाने के बाद फिर से आपको फॉर्म अपलोड करना होता है आरओसी को। आरओसी पूरा फॉर्म वेरीफाई करेगी, चेक करेगी, रिव्यू करेगी। उनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सब कुछ स्मूथली निकल जाता है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। इसी के साथ साथ आपको मिल जाता है पैन नंबर और इसी के साथ साथ आपको मिल जाता है टैन नंबर। पहले ऐसा नहीं होता था। जब से एमसीए ने वर्जन 3 की वेबसाइट लॉन्च कर दी है, वर्जन 3 के वेबसाइट में आप जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट करते हो तो एज इन द केस ऑफ अ कंपनी सिमिलरली उन्होंने एलएलपी के लिए अप्लाई कर दिया है, जहाँ पे आपको पैन भी मिल जाता है और टैन भी मिल जाता है। वरना पहले क्या करना पड़ता था, आपको पैन टैन के लिए अलग से एप्लीकेशन देना पड़ता था। अब आरओसी ने आपका वो काम थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, तो अच्छी बात है आपके लिए। यस। और
थर्ड स्टेप में आता है। यहाँ पे आपकी जब एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और लास्ट का जो स्टेप होता है वो होता है एलएलपी का अग्रीमेंट। आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद 30 दिन के अंदर ही अंदर आपको एलएलपी का अग्रीमेंट आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा। अग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉज डालने हैं, तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, पार्टनर्स के डिटेल्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल्स, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस, ऐसे बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, इंडेमिनिफिकेशन का क्लॉज हो जाता है, ऐसे इतने सारे क्लॉजेज होते हैं। आप वो क्लॉजेज को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने एलएलपी अग्रीमेंट में और उसके बाद साइन करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं और आरओसी को सबमिट करते हैं। तो इसका जो टाइम लिमिट है वो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं या डिले कर जाते हैं फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको फिर पे करना पड़ता है एडिशनल फी आरओसी को। अगर आपने अग्रीमेंट का कॉपी सबमिट नहीं किया विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, सो यू हैव टू पे एडिशनल फी टू आरओसी। अच्छा मैम, ये अग्रीमेंट कौन से फॉर्म में जाता है, तो फॉर्म 3 एलएलपी करके एक फॉर्म है जिसमें आप अग्रीमेंट के सारे डिटेल्स डालते हो। आई होप आपको ये समझ में आया। सो अगर आपने ये तीनों ही स्टेप कंप्लीट कर लिए तो आप बोल सकते हो कि आपकी एलएलपी सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। एक्चुअली अगर आप देखो तो इनकॉर्पोरेशन स्टेप नंबर 2 पे खत्म हो जाता है, लेकिन दिस इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, क्योंकि बिना अग्रीमेंट के आप कैसे राइट्स एंड लायबिलिटीज डिफाइन करोगे। इसके लिए हम इसको अपने जनरल कंसर्न के लिए हम इसको भी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में डाल के रख देते हैं ताकि हम इसको भूल ना जाए। यस, तो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन का। जिस मोमेंट पे आपके तीनों ही स्टेप खत्म हो जाते हैं वहां पे आप चैन से बैठ सकते हो कि आपकी एलएलपी सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। अच्छा, अब बात आती है कि चलो हमने अग्रीमेंट की बात की है, अग्रीमेंट के ऊपर हमको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। यस, ऑफ कोर्स आपको पे करना पड़ेगा स्टैम्प ड्यूटी। तो स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू क्या होगा, तो जो वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है आपकी, ये जो वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है वो ये स्टेट वाइज डिफर करती है। तो महाराष्ट्र स्टेट में अलग होगा, कर्नाटका में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा। तो हर एक स्टेट का अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी रेट है, तो आपको वो फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के क्या क्या स्टेप्स है। अगर आपको इस वीडियो के रिलेशन में कोई डाउट है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये पार्ट में कंफ्यूजन है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।